हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर 1, जिसका पहला पार्ट मैं बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, कुछ क्वेश्चंस दिए थे। उस क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात, नहीं सॉल्व किया है तो ये रहे इसके सॉल्यूशंस। पहले क्वेश्चंस का, दूसरे क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का, चौथे क्वेश्चन का। इसको पॉज कर करके जो है आप नोट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो। मतलब ऐसी संख्या जिसे सिर्फ एक और उसे स्वयं वही संख्या विभाज्य कर सके, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं वह संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे दो को कौन कौन विभाजित कर सकता है? 2 कर सकता है और 1 कर सकता है। 3 को भी 3 और 1 कर सकता है। 5 को 5 और 1 कर सकता है। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। जैसे कि 4 है, 4 को कौन कौन विभाजित कर सकता है? 2 कर सकता है, 1 कर सकता है और 4 कर सकता है। तो 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 को विभाजित कर सकती हैं। 6 को 3 विभाजित कर सकता है, 2 कर सकता है और 1 कर सकता है। तो यानी इससे ये पता चला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इन दोनों में 1 नहीं है। तो 1 न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या। उसका कारण मैं बता देता हूँ। एक जो है वो न तो उसके न तो 2 गुणनखंड है न तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। यानी 1 जो है सिर्फ 1 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 1 से, यानी स्वयं से। इसके न तो 2 गुणनखंड है, क्योंकि 2 गुणनखंड होगा तभी अभाज्य संख्या कहलाएगी, और 2 से ज़्यादा गुणनखंड को भाज्य संख्या। तो सिंपल सी बात है, 1 न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। अब हम लोग जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ चुके हो, तो ये दूसरा प्रमेय है। इसमें यह है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कोई भाज्य संख्या है तो उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिख सकते हैं? उसका गुणनखंड करके। ठीक, उसका गुणनखंड करेंगे तो जो संख्याएं आएंगी वो क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं। तो वही कहा जा रहा है कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और जो भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड होता है वो अद्वितीय होता है। मतलब एक भाज्य संख्या है तो उसका जो गुणनखंड होगा वो अद्वितीय, मतलब सेम रहेगा, चाहे कोई कितना भी किसी भी तरीके से सॉल्व कर ले। ठीक है, उसी आधार पर हम लोग का ये क्वेश्चन है। कह रहा है 3 संख्याएं दी गई हैं, इसका जो है हमें अभाज्य गुणनखंड करना है और फिर उसकी सहायता से HCF और LCM निकालना है। तो HCF जान लो, मसा होता है महत्तम समापवर्तक, और LCM लघुत्तम समापवर्तक। तो HCF का कैसे निकालेंगे और LCM कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तीनों का गुणनखंड कर लेंगे। 24 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 36 का कर लेंगे। चालीस का कर लेंगे। अगर ये जिसको नहीं आता वो समझ लो कि सिंपल है, अभाज्य संख्याओं में से जो संख्याओं से ये भाग होगा संख्या, उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे। पहले ये 2 से हो रहा है तो 2 से किए, और जब तक 2 से हो रहा था तब तक किए, जब 2 से नहीं हुआ तब 3 से किए। उसी तरह यहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे। देखो अब 40 है, ये 2 से हो जाएगा तो यानी ये कितना आ जाएगा? 20। फिर ये 2 से हो जाएगा 10। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। 24 का गुणनखंड क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 36 का गुणनखंड क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और 40 का क्या आया? 2 गुणे 5।
तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है, एचसीएफ निकालने के लिए हम उसमें उभयनिष्ठ ढूंढते हैं, यानी कॉमन ढूंढते हैं। तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर 3 संख्याएं हैं तो तीनों में वो संख्या होनी चाहिए, 4 है तो चारों में, 5 है तो पाँचों में, 2 है तो दोनों में। तो देखो ये 2 जो है ये दोनों में है, तो इसका एचसीएफ 2, ये एक और 2 है तीनों में, तो एक और 2। अब कोई संख्या है जो तीनों में हो, 3 है तो ये सिर्फ दोनों में है, इसमें नहीं है। 5 की बात करें तो 5 सिर्फ इसमें है, इन दोनों में नहीं है। 2 की बात करें तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। यानी कुल मिला जुला के सिर्फ 2 संख्याएं जो हैं वो तीनों में हैं। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 4। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा समझना कि हर एक नंबर में हम ध्यान देंगे कि कौन सा नंबर ज़्यादा बार गुणनखंड है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि किस नंबर का घात सबसे ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम 2 की बात करें तो 2 इसमें कितनी बार है, 3 बार। इसमें कितनी बार है, 2 बार। और इसमें कितनी बार है, 3 बार। तो जिसमें सबसे अधिक बार होगा उसको लिखेंगे। तो इसमें सबसे अधिक बार है और इसमें सबसे अधिक बार है, दोनों में 3-3 बार है, तो 3 बार लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम संख्या की बात करेंगे 3 इसमें कितनी बार है, 1 बार। इसमें कितनी बार है, 2 बार। और इसमें कितनी बार है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा किसमें है, इसमें, तो इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद कौन सी संख्या दिख रही है, 5। तो 5 की बात करते हैं तो 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 5 सिर्फ इसमें है। और कितनी बार है, 1 बार। तो इस तरह से लिखते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 दूना 4, दूना 8, तिरिक 24, 24 पंजे 120, 12 3 36, 360। इस तरह से करना है। उसी आधार पर आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 17, 23, 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, पहले दोनों का वो निकाल लेंगे। तो 17 का क्या होगा, 17 किससे भाग होगा, न 2 से न 3 से। पता करते जाओगे तो 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो वो किससे होगा, सिर्फ 17 से होगा। उसी प्रकार 23 का देखो तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो वो 23 से होगा। 29 का देखोगे तो 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो वो किससे होगा, 29 से होगा। तो यानी इससे क्या मिला, इससे ये मिला कि 17 का जो गुणनखंड है वो सिर्फ क्या है, 17 गुणे 1 है। अब सिर्फ 17 है, कहने को तो सिर्फ 17 है, लेकिन आप उसे 17 गुणे 1 लिख सकते हो। उसी प्रकार 23 का है, 23 का कितना है, 23 गुणे 1। उसी प्रकार 29 का है, 29 का कितना है, 29 गुणे 1। तो जो उभयनिष्ठ होता है उसे एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ से एचसीएफ क्या आया, 1, क्योंकि उभयनिष्ठ क्या है, 1। और एलसीएम की बात करें तो वो संख्या हम ढूंढते हैं जो सबसे ज़्यादा तीनों में से किस में है। तो हम 17 की बात करें तो 17 किसी में नहीं है, सिर्फ इसमें है और वो भी 1 बार। फिर हम 23 की बात करें तो 23 किसी में नहीं है, वो भी है भी तो 1 बार। 29 किसी में नहीं है, सिर्फ इसमें है और वो भी कितनी बार, 1 बार। तो इन तीनों का जो अब तो कोई संख्या बची नहीं, अब बचा क्या, सिर्फ 1, तो वो भी सब में 1 बार है। तो उसको लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे चारों को तो आ जाएगा 11, 33, 9। तो इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहले दोनों क्वेश्चन के आधार पर आप ये क्वेश्चन होमवर्क में करिएगा। अब हम लोग एक फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे, जो फार्मूला आप लोग पहले से जानते हो। अगर 2 संख्याएं दी जाती हैं और उसका एचसीएफ और एलसीएम फार्मूले के थ्रू पूछे, मतलब आपको 2 संख्या दे दे और एक उन दोनों का एचसीएफ दे दे, तो आपसे एलसीएम पूछ सकता है, तो एलसीएम निकालने का फार्मूला है। या 2 संख्या देकर एलसीएम दे दे और एचसीएफ पूछे तो भी वो फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो वो फार्मूला क्या होता है, ये होता है फार्मूला, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये पढ़े होगे। या ये होता है, या इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। ये है फार्मूला, इसको यही फार्मूला है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से लिख दी। इसमें 2 संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बात एक ही है, दोनों का तरीका सेम है। लेकिन अगर मान लो आपसे सिर्फ एलसीएम पूछता है तो आप एलसीएम को यहीं रहने दोगे, एचसीएफ कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला बन सकता है एलसीएम बराबर
पहली संख्या को अगर हम a मान लें, पहली संख्या को क्या मान लें, a, पहली संख्या को अगर a मान लें और दूसरी संख्या को b मान लें, तब फॉर्मूला बन जाएगा a गुणे b बटा HCF। तो ये फॉर्मूला का सबसे ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है। इस सब में से कोई भी फार्मूला का यूज़ आप कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 5481 का HCF निकालिए। मतलब 5481 का HCF तो निकालना है लेकिन अभाज्य गुणनखंड से, लेकिन LCM जो है फॉर्मूले से निकालना है, आपको अभाज्य गुणनखंड से नहीं निकालना है। तो आइए अभाज्य गुणनखंड से पहले HCF निकाल लेते हैं। 54 का पहले गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27, 81 का करेंगे, इसको लिख लेंगे। 54 का क्या हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और 81 का 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो HCF क्या होता है, HCF वो चीज़ होती है जो सब में, दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो दोनों में उभयनिष्ठ ये है, एक और है और एक और है। अब कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, यानी 3 संख्याएं उभयनिष्ठ हैं और तीनों की तीनों क्या हैं, तीनों की तीनों 3 हैं। तो इसको गुणा कर देंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो 27 इसका HCF आ गया। LCM हमको अभाज्य गुणनखंड से नहीं निकालना है, फॉर्मूले से निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, LCM बराबर होता है A गुणे B बटे HCF। A क्या है पहली संख्या, B क्या है दूसरी संख्या। मान रख देंगे, पहली संख्या क्या है 54, दूसरी संख्या क्या है 81, और HCF इसका कितना निकाले हो 27। अब इसको काट पीट कर सकते हो, 54 और 27 कर सकते हैं, 27 एकम 27, 27 दूना 54। तो ऊपर क्या आया 2 गुणे 81, 81 से गुणा कर दोगे तो 162। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का HCF 11 है, यानी HCF कितना है, वो है 11। LCM जो है 7700 है, और कह रहा है दोनों संख्याओं में से एक संख्या जो है, यानी एक संख्या यानी A क्या है 275 है। B का मान आपसे पूछ रहा है, B का मान आपसे क्या कर रहा है, तो पूछ रहा है। फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला क्या है, A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। अब इसमें जो जो वैल्यू पता है वो पुट कर देंगे। A हमको पता है, A कितना है 275, B नहीं पता है, B पता करना है। HCF कितना है 11 और LCM कितना है 7700। तो यहाँ से B बराबर क्या आ जाएगा, ये 275 बटे में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 11 गुणे 7700 बटे 275। अब इसको काटोगे तो ये 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 और 11 पचे 55, और 25 से इसको काटोगे तो 25 से ये कट जाएगा, 25 से 7700 काटेंगे तो 308 आएगा, और आंसर कितना है 308, यानी B की वैल्यू कितनी आ गई 308। तो बहुत सिंपल है, वो फार्मूला जो 3 बताया उसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इस तरह से कर लेंगे। उसी आधार पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको HCF दिया गया है, LCM पूछ रहा है, तो LCM का फार्मूला आपको बताया गया है। LCM बराबर क्या होता है A गुणे B बटे HCF। तो पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या क्या है 657 बटे HCF कितना है 9। तो 9 से काट देंगे, 9 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 त्रिक 27, और बचा 3 और 6 9 चौक 36। तो यानी 34 का गुणा 657 में करेंगे, 34 का गुणा 657 में करेंगे 22 33 8 आएगा। ये क्वेश्चन अगर आ गया है तो तीसरे, चौथे और पांचवें क्वेश्चन के आधार पर आप ये क्वेश्चन होमवर्क में करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये और ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। तो बहुत सिंपल है, पहले इसको लिख लेते हैं। पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, ये परिभाषा में बताया गया, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये क्या लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो एक पद ये है और एक ये, तो दोनों में कॉमन क्या है 13। तो 13 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 7 गुणे 11
प्लस 1, यहाँ निकल गया तो क्या बचा 1, तो यहाँ पे क्या आया 11 सते 77 प्लस 1, तो 13 गुणे क्या आ गया 78, और 78 को आप क्या लिख सकते हो 13 छक 78, या हाँ 13 छक 78। तो ध्यान से देखो, तो 13 गुणे 6 गुणे आप 1 भी लिख सकते हो। तो ध्यान से देखो, इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, एक है 1, एक है 6 और एक है 13। तो इससे क्या पता चला कि जिस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वह भाज्य संख्या होती है। तो आप यही बात यहाँ लिख दोगे कि इसके क्या लिखोगे यहाँ पे, इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है अतः यह भाज्य संख्या है। इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है अतः यह भाज्य संख्या है। उसी प्रकार सेम इसी को भी इसी तरह से करेंगे। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इसमें भी 2 पद है, एक ये, दोनों में कॉमन क्या है 5, तो अंदर क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। तो अब इन सबका गुणा करेंगे 7, इन सबका गुणा करने पे आएगा 1008 प्लस 1, तो ये क्या आ गया 5 गुणे 1009। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 1009 गुणे 1, यानी इसके भी 3 गुणनखंड आ गए, 3 गुणनखंड आ गया, अतः ये क्या है भाज्य संख्या। जैसे यहाँ लिखा है वैसे यहाँ लिख देंगे, इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है अतः यह भाज्य संख्या है। तो ये हो गया। इस क्वेश्चन के आधार पर आप लोग ये क्वेश्चन होमवर्क में करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पे समाप्त होगी। इसका मतलब ये है, सवाल को पहले अच्छे से समझ लो कि 6 की घात 1 2 3 4 5 6 ऐसी कौन सी संख्या रखें कि वो 0 पर समाप्त हो, यानी 100 आए, 110, 120, 130, क्योंकि लास्ट में उसके 0 होता है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि n यहाँ पर हम कितना रखें, 6 के घात 1 रखें, 6 के घात 2, 6 के घात 3, 6 के घात 4। तो वो वही पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसी मान है कि हम n की जगह पे रख दें तो 6 का घात उतना करने पर जो है संख्या का अंत 0 पर हो। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये होगा कि नहीं होगा। बहुत सिंपल है। अगर ये 0 पर समाप्त होगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे n के किसी मान के लिए यदि 6 के घात n, यानी n के किसी मान के लिए यदि 6 के घात n 0 पर, या यहाँ अंक लिख सकते हो, अंक 0 पर समाप्त होगी तो, अब उसी के आज जो सवाल वो कह रहा है वही हम यहाँ लिख रहे हैं कि n के किसी मान के लिए यदि 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त होगी तो क्या होना चाहिए, तो यह 10 बराबर 2 गुणे 5, 10 को ये लिख सकते हैं, यानी 2 और 5 से विभाजित होनी चाहिए। इस लाइन का मतलब यह है कि 6 के घात n अगर हम कोई भी मान रखते हैं और 0 से समाप्त होगा तो वो ज़रूर 10 से भाग होगा। यानी कोई भी ऐसी संख्या ले लो, कोई भी ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 हो, तो देखोगे कि वो 10 से ज़रूर भाग होगा। तो वो यही कह रहा है कि अगर अंत 0 पर समाप्त हो तो 10 से भाग होना चाहिए। और 10 का मतलब क्या, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 का मतलब क्या कि 2 और 5 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, जबकि इसको तुम ध्यान से देखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 6 के घात n को 3 गुणे 2 लिख सकते हो। तो यानी ये संख्या जो है 6 के घात n वो सिर्फ 3 और 2 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 3 और 2 से। और जबकि हमें किससे किससे विभाज्य होना चाहिए था, 2 और 5 से। इससे प्रूफ होता है कि ये जो है कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा, चाहे कोई भी घात रख लो। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि
यह केवल 2 और 3 से विभाज्य है, 5 से नहीं है। अतः यही लाइन लिख देंगे कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये लिखेंगे। तो ये सवाल हमें लगता है आप समझ में आ गया होगा। लिखा गया है बहुत कुछ, लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ लॉजिक यूज़ किया गया है। इसमें यही कहा गया है कि भाई n का कौन सा मान है जिसके लिए वो 0 पर समाप्त होगा। भाई 0 पर समाप्त होगा तो 2 और 5 से विभाज्य होना चाहिए, और 2 और 5 से विभाज्य नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस यही लिखना है। इसको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। इसी आधार पर, सेम इसी आधार पर ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करिएगा। जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उसको आप लोग प्रैक्टिस करिए। इस वीडियोस में जो क्वेश्चन बताए गए हैं उसको प्रैक्टिस करिए, सब फेयर में लिखिए। जो लॉजिक और जो फॉर्मूला बताया जाता है, जो थ्योरी बताई जाती है, उसको आप फेयर में सारे नोट कर सकते हैं। और यहाँ तक अगर वीडियो देख ली हैं और वीडियो समझ में आ रही है तो इसको अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।